वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। उत्तराखंड आगामी सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा हेतु वाणिज्य की अति महत्वपूर्ण प्रस्तुति में आपका स्वागत है। 1 बाय 1 प्रश्न लेंगे और ये सहायक लेखाकार के साथ साथ एलटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली हो सकती है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 भारत में किस तिथि को लागू किया गया? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन विच ईयर? 1 सितंबर 1872, 1 अप्रैल 1872, 1 जनवरी 1872 या 1 अगस्त 1872? तो इसका सही उत्तर है 1 सितंबर 1872। तो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर 1872 को भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू हुआ। तो सबसे पहले जो आपका अनुबंध है ये क्या है? देखिए, जब दो पक्ष आपस में कोई करार या एग्रीमेंट करते हैं तो सारे के सारे जो ऑल एग्रीमेंट्स है वो सारे के सारे आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों के बीच में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक ने प्रस्ताव रखा है तो दूसरा उसको स्वीकृत करे स्वतंत्र रूप से, तो वो वचन बन जाता है। प्रतिफल भी आपका विधिपूर्ण होना चाहिए और जो उद्देश्य है वो भी विधिपूर्ण होना चाहिए। तो इस प्रकार से वो अनुबंध बन जाता है। जितने भी आपके वस्तु विक्रय से संबंधित जितने भी आपकी धाराएं थी 76 से 123 वो पहले इसी में शामिल थी, इसी एक्ट में। और जो आपका साझेदारी अनुबंध थे वो भी इसी में आपके सम्मिलित थे, तो बाद में वो अलग कर दिए गए। और 1930 में बना आपका सेल्स गुड्स एक्ट और उसके बाद 1932 में बना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो इस प्रकार से भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 लागू हुआ 1 सितंबर 1872। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट सितंबर 1872। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अनक्लेम डिविडेंड इज एसेट्स ऑफ कंपनी। अदावी लाभांश कंपनी की संपत्ति है। डिविडेंड डिक्लेयर बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड फाइनल डिविडेंड। 2 वार्षिक सभाओं के बीच घोषित लाभांश को अंतरिम लाभांश कहते हैं। और तीसरा है, ए कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड इन सेम फाइनेंशियल ईयर। एक कंपनी अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश एक ही वित्त वर्ष में बांट सकती है। तो देखिए, अनक्लेम डिविडेंड कंपनी के एसेट से बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो तो उसको देना ही है। उसके बाद है, 2 वार्षिक सभाओं के बीच में घोषित लाभांश को अंतिम लाभांश कहते हैं, फाइनल डिविडेंड, ये बिल्कुल सही है। और कंपनी जो है अंतरिम लाभांश और एक कंपनी अंतरिम लाभांश और अंतिम लाभांश को एक ही वित्त वर्ष बांट सकती है, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर बी और सी हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बी एंड सी इज राइट। अगला प्रश्न है, इफ 50% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी लीड्स टू ओनली 10% रिडक्शन इन डिमांड। प्राइस में आपका कितने परसेंट चेंज हुआ? 50%। और डिमांड में कितना चेंज हुआ? आपका 10%। देन सच डिमांड विल बी। तो वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि से मांग में 10% की कमी आई तो मांग होगी बेलोजदार मांग, इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, पूर्णतः लोजदार मांग। परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोजदार मांग। या हाईली इलास्टिक या उस लोजदार मांग। अब देखिए, लोजदार क्या है? इनइलास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बेलोजदार मांग। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए कि आपका इसमें परफेक्ट इलास्टिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है, जो आपका डिमांड करे वो बिल्कुल कांस्टेंट जाता है YOX पे। तो इस प्रकार से जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो आपकी डिमांड फ्लैक्चुएट होती रहती है अनंत तक, तो इसका तो इन्फिनिटी हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन जो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप सॉल्ट की डिमांड करते हैं या मैच बॉक्स की करते हैं तो प्राइस तो चेंज होता रहता है, लेकिन जब प्राइस चेंज होता है तो क्वांटिटी तो आपकी वही की वही है। आप तो एक ही माचिस खरीद रहे हैं अभी भी, ठीक है, घर के लिए, या लेटर एक ही खरीद रहे हैं गैस का। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ED 0 हो जाएगा, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया है कि प्राइस में 50% आपका इंक्रीज हुआ है और 10% डिमांड कम हुई है। तो देखिए इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब देखिए, आपका जो प्राइस है उसमें ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है। प्राइस आपका 1 से कितना हो गया? 5 यानी 50%। और क्वांटिटी आपका 1 से 2 पे, यानी कि आपका जो डिमांड है वो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब होता है? जैसे ज़रूरत के सामान है, मान लीजिए आपकी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स में प्राइस चाहे कितना ही ज़्यादा हो जाए आप अपनी डिमांड को ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक नीड्स है। या प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम हो गए तब भी आप जो क्वांटिटी को ज़्यादा कम नहीं कर सकते, यानी कि प्राइस कम होने पर ज़्यादा डिमांड नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा इनइलास्टिक डिमांड, बेलोजदार मांग। अगला प्रश्न है, इन हिज रिपोर्ट द ऑडिटर गिव्स हिज। अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट में देता है अपना निर्णय, खातों की शुद्धता, गारंटी, राय या उपयुक्त सभी। अब देखिए, जो अंकेक्षण है वो अपना जजमेंट नहीं देता, खातों की शुद्धता गारंटी भी नहीं देता है, ना वो सभी, ये हो जाता है सिर्फ राय। वो सिर्फ अपनी ओपिनियन देता है। ठीक है, वो अपनी ओपिनियन दे के अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, व्हेन 2 or more 2 persons to earn profit forms the temporary partnership and carries on a specific business
हैविंग शॉर्टर पीरियड टाइम इज ज्वाइंट वेंचर। विच करेक्ट अबाउट ज्वाइंट वेंचर। अब देखिए ये तो सही है कि जब दो फर्म या दो व्यक्ति या दो संस्थाएं या दो कंपनी जब आपस में किसी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए या प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से जुड़ती है तो वो ज्वाइंट वेंचर है। उसने कहा इसके अलावा क्या इसमें सही है, तो देखिए इसमें ऑप्शन बना हुआ है, पहला है इट्स रजिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, क्या ये सही है। अब देखिए इसका कोई फर्म का नाम तो होता नहीं है, जब फर्म का नाम नहीं होगा तो रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बेसिस अकाउंट। अब सीधी सी बात है सारी कैश ट्रांजेक्शन इसमें ली जाएंगी, तो इसीलिए ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी बिल्कुल सही है। फिर है द रोल ऑफ को वेंचरर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट लाइक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की तरह जिसमें को वेंचरर्स हैं जो शामिल हुए हैं उनका संबंध प्रिंसिपल और एजेंट की तरह है पार्टनरशिप, ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है कि दिस इज गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बिल्कुल सही है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है ए और बी सही है, ए बी सी सही है या ओनली डी सही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्म का नाम इसमें नहीं हो सकता पॉसिबल। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी इसमें बेसिस ऑफ अकाउंट है, यानी सारी कैश ट्रांजेक्शन लिखी जाती है, और को वेंचरर प्रिंसिपल और एजेंट की तरह पार्टनरशिप की तरह इसमें संबंध होता है और गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आंसर इज ऑल आर करेक्ट अबाउट ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त साहस। अगला प्रश्न है ए डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज शोज विच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी। एक ऐसा मांग वक्र जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है किस प्रकार की लोच प्रदर्शित करता है। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा जो परफेक्ट कंपनी होता है उसमें प्राइस कांस्टेंट होता है, तो हमारा डिमांड कैसे जाता है, बिल्कुल अनंत तक जाता है। आपकी जो है क्वांटिटी चेंज होती रहती है और इस प्रकार से हम अनंत तक उसकी परचेजिंग कर सकते हैं, प्राइस कांस्टेंट होता है परफेक्ट कंपनी में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा हो जाएगा इन्फिनिटिव, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट अनंत। अगला प्रश्न है हाउ द पेमेंट टू लैंडलॉर्ड इज कैलकुलेटेड। भूस्वामी का भुगतान कैसे निर्धारित किया जाता है, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, मिनिमम रेंट या रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर। अब देखिए किसी भी संपत्ति के अधिकार को जब कोई लैंडलॉर्ड किसी को दे देता है, ठीक है, तो वो लेजर होता है और जो प्राप्त करता है अधिकार वो लेजी है, उसको बदले उसे रॉयल्टी देनी पड़ती है। लेकिन लैंडलॉर्ड को हम क्या करते हैं, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट तय हो जाता है उसका कि मिनिमम रेंट भी इतना देंगे, तो अगर रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में जो ज़्यादा होगा वो लैंडलॉर्ड को देना होगा। तो आंसर हो जाएगा डी, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर। अधिकार शुल्क या न्यूनतम किराया जो भी अधिक होगा उसमें से उसको देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है मिनिमम रेंट इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्न में से किसके द्वारा न्यूनतम किराया निर्धारित किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग, एरिया, टाइम और एरिया या प्रोडक्शन। अब देखिए जो हमारा मिनिमम रेंट है वो आपका टाइम या एरिया के हिसाब से होता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है विच कैपिटल कुड बी सोन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी प्रदर्शित की जाती है, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या पेड अप कैपिटल। अब देखिए जो मेमोरेंडम एसोसिएशन जब रजिस्ट्रेशन कंपनी का किया जाता है तो मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और सबमिट किए जाते हैं। मेमोरेंडम में दिखाया जाता है ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम, जिसे कंपनी इससे ज़्यादा इशूड नहीं कर सकती। तो आंसर इज सी, ऑथराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी। इसको नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड यानी पंजीकरण पूंजी। तो ऑथराइज कैपिटल इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है स्टेटिस्टिक्स इंप्लाइज, सांख्यिकी से अभिप्राय है केवल समंक, केवल सांख्यिकीय विधियां, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो देखिए समंक भी होते हैं और स्टेटिस्टिकल मेथड्स भी होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ ए एंड बी। अगला प्रश्न है इन एन एक्सक्लूसिव सीरीज, एक अपवर्जी श्रेणी में बोथ द क्लासेस लिमिट आर कंसिडर, दोनों वर्ग की सीमाओं को विचार किया जाता है। तो लोअर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, निचली सीमा को निकाल दिया जाता है। बोथ द लिमिट्स आर एक्सक्लूडेड, दोनों सीमाओं को निकाल दिया जाता है। या द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, ऊपरी सीमा को निकाल दिया जाता है। अब देखो अपवर्जी सीरीज क्या होती है, मान लीजिए आपका क्लास इंटरवल 0 to 10 दिया हुआ है, 10 to 20 दिया हुआ है। अब मान लीजिए 0 से 10 में हमारे 11 बच्चे हैं और 10 से 20 में 10 हैं, तो हमने इस 10 में हमने 9 तक को लिया है, यानी हमने इसमें 10 को एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि जो अपर लिमिट है पहली सीरीज की क्लास इंटरवल की वो अगले की लोअर लिमिट इक्वल है, तो हम इसमें 10 को नहीं लेंगे, 10 को एक्सक्लूड कर देते हैं। ऐसे फिर अगले उसमें 20 को एक्सक्लूड करेंगे, तो अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, द अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड। अगला प्रश्न है फॉर मेजरिंग द डिस्पर्सन द आइडियल मेथड इज। अपकिरण या प्रसार या फैलाव के मापन की आदर्श विधि है माध्य विचलन, प्रमा विचलन, चतुर्थक विचलन या चल माध्य। तो देखिए हमारा जो डिस्पर्सन है वो रेंज होता है, रेंज के बाद मीन डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है,
तो इस प्रकार से चल माध्य होता है, लेकिन हमारा इसका सही आंसर है परिमाप विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, Which is wrong the following statement related to issuing money market instrument for minimum and maximum period। देखिए मनी मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट मनी मार्केट होता है जिसमें कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए अपने फाइनेंस का अरेंजमेंट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं 1 दिन से 1 साल तक के लिए। तो देखिए सर्टिफिकेट और डिपॉजिट होता है 7 दिन से 1 साल के लिए, बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल होता है 91 दिन से 364 दिन, ये भी सही है। कॉल मनी 1 दिन से और नोटिस मनी 2 दिन से 14 दिन, ये भी सही है। तो ऑल आर राइट। अब देखिए होता क्या है, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया आपका 7 दिन से और 1 साल तक, बिल्कुल सही है। ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट जो है आरबीआई इशू करते हैं ऑन द बिहाफ गवर्नमेंट, तो इस प्रकार से ट्रेजरी बिल की कीमत 25,000 होती है और ये हमेशा इसे डीप डिस्काउंट कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। ये 24,000 में इशू होता है, यानी कि शुरू में आपको डिस्काउंट मिल जाता है 1,000 का, ये 25,000 के मल्टीपल में मिलता है। इसका 91 दिन से 364 दिन मियाद होती है। कॉल मनी होता है जिसमें कि एक बैंक दूसरे बैंक से कैश रिजर्व रेशियो को वो करने के लिए 1 दिन के लिए आपसे मांग सकता है। 1 दिन से ज़्यादा के लिए नोटिस मनी हो जाती है, 2 दिन से 14 दिन, बिल्कुल सही है। तो ऑल आर करेक्ट। अगला प्रश्न है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड बाय फर्म टू इट इज पार्टनर इज अलाउड। किसी फर्म द्वारा अपने साझेदारों की पूंजी पर अधिकतम ब्याज दर क्या है? 15% तक, 16% तक, 18% तक या 12% तक? तो इसका सही उत्तर है 12% तक फर्म अपने साझेदारों की पूंजी पर ब्याज अधिकतम दे सकती है। अगला प्रश्न है, अंडर सेक्शन 44A(b) द ऑडिट ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी इफ टोटल सेल एक्सीड्स। धारा 44A(b) के अधीन खातों की लेखा परीक्षा अनिवार्य है यदि कुल बिक्री से अधिक है 30 लाख से अधिक, 40 लाख से अधिक, 60 लाख से अधिक या 1 करोड़ से अधिक। तो आंसर इज 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से अधिक हो गई बिक्री तो हमें कंपलसरी ऑडिट अकाउंट्स की करानी पड़ेगी। अगला प्रश्न है, ए पार्टनरशिप फर्म सोल्ड रेजिडेंशियल हाउस अंडर विच सेक्शन फर्म कैन गेट एग्जम्पशन ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एक साझेदारी फर्म ने अपना आवासीय घर बेचा, किस धारा के अंतर्गत फर्म को दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर छूट प्राप्त होगी? धारा 54, सेक्शन 54D, सेक्शन 54EC या 54F। तो आंसर इज सेक्शन 54EC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न है, आपके पास ये सूचना है कि एक्स कंपनी लिमिटेड ने 50% लाभांश की घोषणा की है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक्स लिमिटेड ने शुद्ध लाभ का 50% लाभांश घोषित किया, एक्स लिमिटेड ने कर के पश्चात लाभों का 50% घोषित किया, एक्स लिमिटेड निगमित पूंजी पर 50% लाभांश देगी या एक्स लिमिटेड पूर्ण दत्त पूंजी पर 50% की दर से लाभांश देगी? तो आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कंपनी लाभांश किस पर देती है? पेड अप कैपिटल पर, तो पूर्ण दत्त पूंजी पर 50% का लाभांश देगी। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शून्य समता पर व्यापार कब होता है? जीरो ट्रेड ऑन इक्विटी इज जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के से कम हो। देखो जब ऋण पूंजी अंश पूंजी से कम होगी तो अंश पूंजी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा उच्च समता पर व्यापार। जब अंश पूंजी ऋण पूंजी से कम होगी तो ये हो जाएगा अल्प समता पर व्यापार। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर होगी तो इसे बोलेंगे शून्य समता पर व्यापार। तो आंसर हो जाएगा जब ऋण पूंजी अंश पूंजी के बराबर होगी तो शून्य समता पर व्यापार हो जाएगा। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, एक कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है। एक कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है यदि उसने निर्गमित किए हों समतांश, ऋण पत्र पूर्वाधिकारांश, इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। केवल समतांश, केवल पूर्वाधिकारांश या ऋण पत्र पूर्वाधिकारांश। देखिए उसको तीनों ही जब वो इश्यू करेगी तो कंपनी समता पर व्यापार कर सकती है। तो आंसर इज इक्विटी शेयर्स भी इश्यू करेगी, डिवेंचर्स भी इश्यू करेगी और प्रेफरेंस शेयर्स भी इश्यू करेगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेनली लग्जरी गुड्स आर केप्ट इन 28% फिफ्थ टैक्स स्लैब ऑफ जीएसटी। देखो जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। इसमें 5 टैक्स के स्लैब्स थे, 0%, 5%, 12%, 18% और 20%। अब देखिए इसमें जो 28% उसमें लग्जरी गुड्स रखे गए। अब इसने कहा है कि अगला है 5% में रखा गया स्पाइसेस, टी, फर्टिलाइजर्स, फुटवियर अंडर 1,000 तक खरीदेंगे 5% टैक्स लगेगा। फिर है 12% में केक्स, फोटोग्राफर्स, बटर, घी, फ्रूट्स एंड पिकल, अचार, ये भी सही है। फिर 18% है वाशिंग मशीन्स, बिस्किट्स, प्रिंटर, शैम्पू और सूप्स पे 18%। तो सारे सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। तो 5% में मसाले, चाय, फर्टिलाइजर्स, फुटवियर 1,000 तक खरीदेंगे तो 5% टैक्स है जीएसटी। केक, फोटोग्राफ्स, बटर, घी और फ्रूट्स, अचार पर 12% है और वॉशिंग मशीन, बिस्किट्स, प्रिंटर, शैम्पू और सूप पर 18% है। ठीक है। और लग्जरी गुड्स 28% आपका किस पे हो गया? लग्जरी गुड्स पे। तो सारे सही हो गए इसमें। अगला प्रश्न है,
रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड इज टू बी मेड बाय एन ऑडिटर इन द फॉर्म ऑफ ADT 4 टू वैन फ्रॉड अमाउंट इज। अब देखिए इसमें पूछा है मैनेजमेंट करेगा और 1 करोड़ तक से कम होगा, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा 1 करोड़ से कम, मैनेजमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को रिपोर्ट करेगा जबकि 5 करोड़ होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट 5 करोड़। अब देखिए जो आपका रिपोर्टिंग यानी कि अगर कोई फ्रॉड हो गया है, धोखाधड़ी हो गई है, तो वहाँ पर ऑडिटर रिपोर्ट तैयार करेगा। तो किस फॉर्म में करेगा? वो करेगा ADT 4 में, ठीक है, तैयार करेगा वो रिपोर्ट। लेकिन किसे देगा रिपोर्ट? वो देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और उसकी मियाद कितनी कितनी कीमत होगी? 5 करोड़ रुपए। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है हु इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। किसी भी कंपनी में जो इंटरनल कंट्रोल है फाइनेंशियल का, कौन करेगा? कौन जिम्मेदार होगा? ऑडिटर, शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या नन ऑफ दिस। तो ऑडिटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, शेयर होल्डर तो होता नहीं है, शेयर होल्डर किसको जिम्मेदार था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो आंसर जी संचालक मंडल। तो आंसर इज जितने भी इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोलिंग होगी उसकी जिम्मेदारी होती है संचालक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BOD की। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है यदि अरिथमेटिक मीन, इफ अरिथमेटिक मीन इज 25, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.25, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना होगा? यदि समांतर माध्य 25 और प्रमाण विचलन 6.25 है तो प्रसरण कितना होगा? अब देखिए हमारा जो CV है उसका फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा 6.25, इसको डिवाइड कर दीजिए 25 अरिथमेटिक मीन x से और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हमने क्या करा, 25 से इसको गुणा काट दिया 100 को, तो 4 आ गया, और 6.25 इंटू 4 कितना हो गया? 25। तो आंसर इज बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को जब भी हम x बार से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है SED एनालाइजेज ए न्यू टेक्निक्स ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल इवोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी यूजेस इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली। देखो सेड एक विश्लेषण तकनीक है, स्टॉक कंट्रोल करने की कई तकनीकें, वेड है, आपका सेड है, तो इस प्रकार से ये टेक्निक आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। उसने कहा कि जो सेड की फुल फॉर्म क्या होगी? तो स्केयर इकोनॉमिकल डिफिकल्ट, शॉर्ट रीजियन डिफिकल्ट, स्केयर रीजियन डिफिकल्ट, या स्केयर रीजियन डिजायरेबल। अब देखिए एस का मतलब हो गया आपका स्केयर। स्केयर का मतलब क्या? कि जो हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल करना है यानी जो बहुत ही दुर्लभता से मिलता है वो आपका हो गया स्केयर, और जो इजी मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं, ये भी सही है। और एक डिफिकल्ट है दुष्कर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। S4 स्केयर, E4 इजी, D4 डिफिकल्ट। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक है जैसे वेड होती थी, ठीक है। तो इसी प्रकार से आंसर हो जाएगा सी, दुर्लभ, सुलभ और दुष्कर। या तो हमें बहुत ही दुर्लभता से चीज मिलेगी, या बहुत आसानी से, या फिर बहुत डिफिकल्टी से। तो आंसर है सी। अगला प्रश्न है 1,00,000 रुपए के ऋण पत्रों में गत वर्ष 50,000 रुपए के ऋण पत्र का शोधन किया गया। शोधन का मतलब पेमेंट किया गया। कोष खाते में, शोधन कोष खाते में 1,00,000 रुपए था। शोधन से शोधन कोष खाते में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखिए हमारा डिवेंचर का पेमेंट हमारा 1,00,000 करना था, उसमें से हमने क्या कर दिया? 50,000 तो कर दिया, और हमारे शोधन कोष रिडम्पशन अकाउंट में कितना था? 1,00,000 रुपए। अब सीधी सी बात है जब 50,000 पेमेंट करेंगे तो 50,000 बचेगा, उस 50,000 को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है? शोधन कोष खाता बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा कि उसमें अभी 50,000 का बैलेंस है। क्यों कर दिया जाएगा बंद? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। इस खाते में से 50,000 रुपये सामान्य संचय में ले जाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। 50,000 को हम अपने कहाँ ले जाएंगे? शेष रकम को हम सामान्य संचय में ट्रांसफर कर देंगे। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क की गणना की जाती है। रॉयल्टी कैलकुलेटेड दैनिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, मासिक आधार पर, मंथली बेसिस, उत्पादन बिक्री के आधार पर, या वार्षिक आधार पर। अब देखिए अधिकार शुल्क किस आधार पर किया जाएगा? वो किया जाएगा उत्पादन या बिक्री के आधार पर। अब देखिए कितना उत्पादन हुआ उसके आधार पर अधिकार शुल्क तय होगा, या फिर सेल्स के आधार पर होगा। तो यही आपकी दो विधियां हैं, या तो उत्पादन के बेस पर होगा या बिक्री के आधार पर होगा। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क का क्या अभिप्राय है? रॉयल्टी मीन्स भूमि का आर्थिक लगान, भूमि का किराया, एक विशेष प्रकार का किराया, या न्यूनतम किराया। अब देखिए न्यूनतम किराया तो आपका एरिया या टाइम के हिसाब से तय होता है, ये कोई विशेष किराया नहीं होता। लेकिन अधिकार शुल्क विशेष किराया है जो हमें लैंडलॉर्ड को देना होता है उसकी संपत्ति के अधिकार प्राप्त के स्वरूप में। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा ए स्पेशल टाइप ऑफ रेंट। तो आंसर इज सी, एक विशेष प्रकार का किराया। अगला प्रश्न है व्हाट राइट फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग सरप्लस? सरप्लस कब होगा? अब देखिए मान लीजिए लैंडलॉर्ड को हमने उसकी खान के बदले कुछ कोयला निकालना है, हमने उसको रॉयल्टी दी, मिनिमम रेंट तय हो गया। अगर मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से तो आपका शॉर्ट वर्किंग निकल जाएगा। उसने बोला जी सरप्लस कब निकलेगा? तो सरप्लस उसका अपोजिट कर दो, रॉयल्टी में से हम घटा देंगे मिनिमम रेंट, ठीक है।
तो इस प्रकार से देखेंगे क्या आंसर दे रखा है इन्होंने। पहला है सरप्लस इजिकल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, बिल्कुल नहीं, ये तो आपका शॉर्ट वर्किंग निकलेगा। सरप्लस रॉयल्टी प्लस मिनिमम रेंट कभी नहीं होता, और रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा सी, सरप्लस इजिकल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न है अधिकार शुल्क 1 रुपया प्रति टन है रॉयल्टी, न्यूनतम किराया 3,000 रुपये वार्षिक है और उत्पादन 500 टन है। अब देखो जिस लैंडलॉर्ड के हमने खान का प्रयोग किया, हमने 1 रुपये प्रति टन रॉयल्टी शुल्क तय किया कि जब हम तो आपको 1 रुपये रॉयल्टी देंगे, और किराया मिनिमम 3,000 रुपये हो गया। उसने कहा है कि जी अल्प कार्य की राशि क्या होगी, कितना कार्य शॉर्ट हो गया। अब देखो 500 टन आपने कोयला निकाला, एक के हिसाब से रॉयल्टी बन गई 500 रुपये, जबकि किराया तो आपने मिनिमम तय किया 3,000। अब आपने 3,000 का तो जो है मिनिमम रेंट दे दिया, 500 रॉयल्टी आपने वो करनी है, उत्पादन कितना है 500, तो 2,500 रुपये आपका शॉर्ट वर्किंग हो गया। तो आंसर इज सी। तो रॉयल्टी तो आपकी शॉर्ट वर्किंग कैसे निकल गई, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, 3,000 माइनस 500, 2,500 रुपये। अगला प्रश्न है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जेम्प्टेड, नाबालिग बच्चे की आय में कितनी छूट है, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, या इनकम ऑफ चाइल्ड और 1,500 रुपये विच एवर लेस। नाबालिग बच्चे की आय और 1,500 रुपये में जो भी कम हो, या उसकी संपूर्ण आय। तो इसका आंसर है सी। अगर किसी माइनर चाइल्ड की 1,500 रुपये आय है या फिर उसकी जो अपनी आय होगी, उनमें से जो भी कम होगी वो आपकी छूट मानी जाएगी। ठीक है, मान लो उसकी आय 1,100 रुपये और यहाँ 1,500 रुपये, तो 1,100 मानी जाएगी। अब मान लीजिए उसकी आय 1,700 रुपये और हमने 1,500 का नियम बना रखा, तो 1,500 मानी जाएगी, यानी कि जो भी उसकी आय और 1,500 में जो कम होगा। ठीक है, आंसर इज सी। अगला प्रश्न है फॉर इनकम टैक्स पर्पज द हाउस मीन्स, आयकर उद्देश्य हेतु मकान का क्या आशय है, ड्वेलिंग हाउस आवास घर, बिल्डिंग फॉर ऑफिस यूज कार्यालय प्रयोग हेतु भवन, गोडाउन, या अबव ऑल इन इंक्लूडिंग हाउस। अब देखिए इनकम टैक्स में जब हम हाउस प्रॉपर्टी के देखेंगे तो उसमें ड्वेलिंग हाउस को भी लिया जाएगा, जो ऑफिस पर्पज के लिए हमने बिल्डिंग लिया है वो भी आपका इंक्लूड होगा, और गोडाउन और वेयर हाउसेज गोदाम भी इंक्लूड होगा। तो आंसर इज डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 ए सेलर इज अ पर्सन हु सेल्स, जो विक्रय करता है, या हु एग्रीज फॉर सेलिंग, जो सहमत होता है विक्रय के लिए, या ईयर भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए जो सेल्स करता है वो भी विक्रय है, और जो विक्रय करने के लिए सहमत हो जाता है वो भी आपका विक्रेता माना जाएगा। तो आंसर इज सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है नेमो डेट कोड नॉन हैबिट का नियम वस्तु विक्रय अधिनियम की किस धारा में दिया गया है, द रूल ऑफ नेमो डेट कोड नॉन हैबिट इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन कोड एक्ट 1930, इंडियन और सेल्स एक्ट। अब देखो सेल्स एक्ट 1930 में नेमो डेट कोड नॉन हैबिट क्या है। देखिए एक सेलर है, वो किसी भी वस्तु में अपने स्वामित्व से ज़्यादा अधिकार नहीं दे सकता, जो इतना स्वामित्व होगा उससे अच्छा अधिकार तो दे ही नहीं सकता, उसी को बोलते हैं नेमो डेट कोड हैबिट। तो उसने बोला किस धारा में बताया गया है, 25, धारा 26, धारा 27, धारा 28। तो इसका आंसर है धारा 26 में बताया गया है कि कोई भी सेलर अपनी वस्तु पर अपने से अच्छा स्वामित्व का अधिकार नहीं दे सकता, जितना उसका स्वामित्व होगा उससे ज़्यादा अधिकार कहाँ से देगा, वो उसके बराबर ही देगा। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है वस्तु की सुपुर्दगी उस स्थान पर की जाती है, डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एट द स्पॉट, किस स्पॉट पे की जाएगी अगर वस्तु विक्रय अधिनियम में सेलर जो है परचेजर को कोई चीज़ बेचना चाह रहा है, ठीक है, पक्षों द्वारा निश्चित हो, जो विधि द्वारा निश्चित हो, जो न्यायालय द्वारा निश्चित हो, इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो पक्षकार होंगे दो, वो जो निश्चित करेंगे उसी स्थान पे वस्तु की सुपुर्दी होगी। अगर मान लो पक्षों द्वारा कोई निश्चित नहीं है, तो जहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहाँ पर उन्होंने अनुबंध किया है, तो वो आपका स्थान माना जाएगा। अगला प्रश्न है धारा 57 के अनुसार यदि विक्रेता अनुचित रूप से वस्तु की सुपुर्दगी देने में लापरवाही करता है या इनकार कर देता है तो क्रेता, इफ सेलर डिनाई और बीइंग केयरलेस इन डिलीवरिंग द गुड्स, सेलर अब गुड्स नहीं देता, आनाकानी कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो क्रेता क्या करता है, हट जाने का दावा कर सकता है, क्लेम फॉर कंपनसेशन, वस्तु लेने में मना कर सकता है, वस्तु के मूल्य का दावा कर सकता है, या उपरोक्त सभी। वो सिर्फ हट जाने का दावा कर सकता है, वस्तु लेने से मना नहीं कर सकता, वो करेगा हट जाने का दावा, तो क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो धारा 57 में ये बताया गया है कि वो क्रेता जो है हट जाने का दावा कर सकता है, ही हैज़ राइट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। तो ये थे आज के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन एलटी में भी आ सकते हैं। अच्छे नोट्स बनाइए, अच्छी तैयारी कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा कोर्स है, 1 बाय 1 टॉपिक वाइज भी कीजिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, किसी भी क्वेश्चन में कुछ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।